brought to you by Infinix. अरे पगली, टेंशन मत ले। इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स पे आ रही है सेल फिर एक बार। पगली, सेल अभी बाकी है। भीख मांगना मानव सभ्यता की शुरुआत से ही उसके साथ बना हुआ है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हमें देखने को मिल जाएंगे। पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी में इतिहास पढ़ाते हैं जैक्सन जे स्पीलवोगल। वो बताते हैं कि 18वीं शताब्दी की शुरुआत में इटली के बोलोग्ना शहर में भीख मांगने वालों की संख्या 25% थी। जर्मनी के मेंस शहर में भीख मांगने वालों की आबादी 30% थी। समय में थोड़ा और पीछे चलें तो 17वीं शताब्दी में द बेगर्स ओपेरा जैसे एक्ट लिखे जा रहे थे। ये सब बताने का मकसद है कि भीख मांगना समाज में बहुत पहले से चला आ रहा है। अब समय के पहिए को आगे बढ़ाते हैं और साल 2000 की एक कहानी आपको सुनाते हैं। 21वीं सदी की शुरुआत थी। कैरन बोस्नक नाम की एक लड़की अमेरिका के न्यूयॉर्क में रह रही थी। उसके पास एक बढ़िया नौकरी थी। कैरन ठीक ठाक कमा रही थी, लेकिन उसे महंगे डिज़ाइनर कपड़े और सामान खरीदने का शौक था। लेकिन इस शौक को पूरा करने के लिए कैरन को और पैसों की ज़रूरत थी। इसके लिए उसने क्रेडिट कार्ड ले लिया। अब कैरन महंगे सामान और कपड़े ले रही थी और क्रेडिट कार्ड का बिल भी धीरे धीरे चुका रही थी। फिर एक दिन अचानक कैरन को नौकरी से हाथ धोना पड़ गया। नौकरी तो चली गई, लेकिन क्रेडिट कार्ड का कर्जा अभी भी बकाया था। वक्त के साथ इसका ब्याज भी जुड़ता जा रहा था। कर्जे की रकम जुड़कर $20,000 माने करीब 16 लाख रुपए तक पहुंच गई थी। साल 2002 की गर्मियों की बात है। कैरन को एक आइडिया सूझा, एक वेबसाइट बनाने का जिससे वो लोगों से मदद मांग सके। उसने savekaren.com नाम से डोमेन ले लिया। इरादा ये था कि उसकी इस वेबसाइट को देखने के बाद अगर कुछ अमीर लोग उसकी मदद कर दें तो उसकी समस्या हल हो जाए। उसने ये वादा भी किया कि मदद मिलने के बाद वो दान लेना बंद कर देगी। गर्मियों में वेबसाइट शुरू हुई। कैरन ने उसमें लिखा वांटेड $20,000 क्रेडिट कार्ड्स आर बैड, माने $20,000 की जरूरत है, क्रेडिट कार्ड बुरे होते हैं। आगे कैरन ने अपने बारे में लिखा, हेलो, मेरा नाम कैरन है, मैं वास्तव में अच्छी हूँ और मैं आपसे मदद मांग रही हूँ। मेरे ऊपर क्रेडिट कार्ड का कर्ज है, मुझे इसे चुकाने के लिए $20,000 की ज़रूरत है। यदि आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं तो मुझे भेजें, हम मिलकर इस क्रेडिट कार्ड के कर्जे को मेरी ज़िंदगी से निकाल पाएंगे। कुछ दिन तो कैरन की वेबसाइट काम नहीं आई, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे मीडिया कवरेज मिलने लगा। CNN और द टुडे शो जैसे बड़े मीडिया ने कैरन की कहानी बताई। इसके बाद कैरन की वेबसाइट चल पड़ी, लेकिन इसके साथ उसे कई आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने तो एक पैरोडी वेबसाइट तक बना दी जिसका नाम रखा डोंट सेव कैरन। खैर, 20 हफ्तों के समय के बाद कैरन को $13,000 माने करीब 10 लाख रुपए का दान मिला। उसने अपनी सेविंग से पैसे मिलाकर क्रेडिट कार्ड वाला कर्जा चुका दिया। दान मिलने के बाद उसने वादे के मुताबिक दान लेना बंद कर दिया और अपनी साइट में उन ऐसे लोगों की लिंक अटैच कर दी जो किसी मदद के लिए अपनी वेबसाइट बनाए हुए थे। कैरन की कहानी आगे जाकर बहुत पॉपुलर हुई, जिस पर किताब भी लिखी गई और कई भाषाओं में इसका अनुवाद भी किया गया। कैरन के बाद कई लोगों ने इस तरह की वेबसाइट बनवाई और लोगों से मदद ली। ये ट्रेंड आज तक कायम है। ई बेगर्स का टर्म आज के दौर में बहुत प्रचलित है। कई यूट्यूबर्स लाइव स्ट्रीम करते हुए इसी ढंग से डोनेशन मांगते हैं। ये मामला सिर्फ यूट्यूब तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कई साइट्स ऐसी बन गई हैं जिनमें लोग लाइव आकर डोनेशन लेते हैं, जिनकी आलोचना भी खूब होती है। इन लोगों पर भी ई बेगर्स का तमगा लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज हम आपको ई बेगिंग की इतनी कहानी क्यों सुना रहे हैं, तो इसकी वजह है BBC की एक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में सामने आया है कि सीरियाई शिविर कैंपों में रहने वाले परिवार टिकटॉक पर दान मांग रहे हैं, जिसका 70% हिस्सा टिकटॉक हड़प लेता है। तो आज हम जानेंगे BBC की पड़ताल में क्या सामने आया, इस पर टिकटॉक का क्या कहना है। लेकिन सबसे पहले परिचय की रवायत पूरी कर लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दुनियादारी का स्पेशल सेगमेंट। BBC के 3 पत्रकार हेना गिलबार्ट, ममदो अकबीक और जियाद अल कट्टान ने मिलकर ये रिपोर्ट तैयार की है। इन लोगों ने साल की शुरुआत में एक टिकटॉक की फीड पर एक लाइव स्ट्रीम वीडियो देखी, जिसमें दर्शक उन लाइव स्ट्रीम करने वालों को दान में पैसे दे रहे थे। उन्हें 1 घंटे में लगभग $1,000 माने तकरीबन $82,000 रुपए मिल गए थे। ये लाइव स्ट्रीम सीरिया के शिविर कैंप में रहने वाले एक परिवार ने किया था। BBC की टीम ने लोगों का पता लगाने के लिए ऐसे कैंप्स में जाने का फैसला किया जहां रहने वाले लोग लाइव स्ट्रीम के जरिए दान मांग रहे थे। ऐसा ही एक परिवार है उत्तर पश्चिमी सीरिया के शिविर में रहने वाला मोना अली अल करीम और उनकी 6 बेटियों का। मोना का पति एक हवाई हमले में मारा गया था। उसकी एक बेटी देख नहीं सकती है। उसी के इलाज और ऑपरेशन के लिए पैसा जुटाने के लिए मोना लाइव स्ट्रीम करती हैं।
मोना ने बीबीसी को बताया कि वो और उनकी बेटियां हर दिन टिकटॉक पर लाइव होती हैं, घंटों अपनी टेंट के फर्श पर बैठती हैं, कुछ अंग्रेजी वाक्यांशों को दोहराती हैं। अंग्रेजी वाक्यांश क्या? प्लीज लाइक, प्लीज शेयर, प्लीज गिफ्ट। इस लाइव स्ट्रीम को देखने वाले जो गिफ्ट देते हैं वो डॉलर्स के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन क्या ये पूरे पैसे मोना के परिवार को मिलते हैं? जवाब है नहीं। इसका बहुत छोटा हिस्सा मोना के परिवार को मिल पाता है। बीबीसी के पत्रकारों की जांच में पता चला कि मोना का परिवार या उसके जैसे और परिवार जो लाइव स्ट्रीम करते हैं उसके पीछे कई एजेंट्स काम करते हैं। इन एजेंट्स ने ही कई परिवारों को मोबाइल फ़ोन और वीडियो बनाने के लिए ज़रूरी इक्विपमेंट दिए हुए हैं। ये एजेंट्स इन परिवारों को लालच देते हैं कि वीडियो से कमाई होगी, कमाई होती भी है, पर जो पैसे आते हैं उसका बड़ा हिस्सा ये एजेंट्स अपने कमीशन के नाम पर रख लेते हैं। ऐसा ही एक एजेंट है हामिद। हामिद ने पत्रकारों को बताया, मैं फ़िलहाल 12 परिवारों के साथ काम करता हूँ। उन्हें लाइव स्ट्रीमिंग के लिए मोबाइल, ज़रूरी इक्विपमेंट और वाईफाई मुहैया कराता हूँ। इन परिवारों की कमाई से मैं कुछ हिस्सा रखता हूँ और ज़्यादातर उन परिवारों को दे देता हूँ। जिस एजेंसी के साथ मैं काम करता हूँ वो अकाउंट्स खोलकर प्रोफाइल फ़ोटो सेटअप करती है और अगर अकाउंट बंद हो जाए तो उसे अनलॉक करवाती है। हामिद ने यह भी कहा कि वो उन परिवारों की जीविका चलाने और उनकी मदद करने के लिए ऐसा करते हैं। एक एजेंट ने यह भी कहा कि टिकटॉक अपने एक तय एल्गोरिदम पर काम करता है। वो उसी इलाके में रहने वाले लोगों को ये वीडियो दिखाता है जिस इलाके से वीडियो स्ट्रीम होती है। एजेंट कहता है वो इस एल्गोरिदम वाली समस्या को हल करने के लिए ब्रिटिश सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो स्ट्रीम ब्रिटेन में ज़्यादा दिखाई जाए। एजेंट कहता है कि ब्रिटेन के लोग ज़्यादा डोनेशन देते हैं। कुछ एजेंट्स बताते हैं कि एजेंसियों के साथ काम करते हैं। चीन और मिडिल ईस्ट में काम कर रही एजेंसियाँ टिकटॉक से जुड़ी हुई हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टिकटॉक और उस पर लाइव स्ट्रीम दिखाने के लिए काम करती हैं। टिकटॉक का इस पर क्या कहना है? टिकटॉक ने कहा कि इस तरह के काम करने की इजाज़त हमारे प्लेटफॉर्म पर नहीं है। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि जो सीरियन परिवार लाइव स्ट्रीम करते हैं उनके पास डोनेशन का बहुत कम हिस्सा पहुंच पाता है। आरोप है कि 70% डोनेशन का हिस्सा कंपनी रख लेती है। इस पर टिकटॉक ने कहा कि कंपनी गिफ्ट का कमीशन काटती है लेकिन वो 70% से कम होता है। कितना होता है कंपनी ने ये बताने से मना कर दिया। इन परिवारों को कम पैसे मिलने की वजह पता लगाने के लिए पत्रकारों ने एक प्रयोग किया। प्रयोग ऐसा कि सीरिया के एक रिपोर्टर ने टिकटॉक से संबंधित ऐसी ही एक एजेंसी से संपर्क किया। रिपोर्टर ने कहा कि वो सीरिया के कैंप में रहते हैं, उन्हें लाइव स्ट्रीम का काम शुरू करना है। रिपोर्टर को एक अकाउंट मुहैया करा दिया गया। लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हुई। लंदन में बैठे बीबीसी के एक कर्मचारी ने उन्हें $106 माने लगभग 9,000 रुपए का एक गिफ्ट भेजा। जब लाइव स्ट्रीम खत्म हुई तो उस टेस्ट अकाउंट में मात्र $33 माने लगभग 2700 रुपए थे। टिकटॉक ने 69% हिस्सा खुद रख लिया था। 2700 रुपए को जब मनी ट्रांसफर शॉप से सीरिया की करेंसी में कन्वर्ट करवाया तो 10% और काट लिया गया। एजेंसी के लिए काम करने वाला एजेंट बची हुई राशि का 35% ले लेता है। आखिरी में 9,000 रुपए की डोनेट की गई राशि परिवार तक पहुंचते पहुंचते मात्र 1,500 रुपए रह जाती है। अब इसमें एजेंसी का क्या फ़ायदा? ऐसी एजेंसियों को टिकटॉक लाइव स्ट्रीम में मिले गिफ्ट के मुताबिक कमीशन देता है। जाते जाते एक कहानी और सुनते जाइए बाबा भारती और खड़क सिंह डाकू की। बाबा भारती के पास सुल्तान नाम का एक घोड़ा था। एक दिन उस घोड़े पर डाकू खड़क सिंह का दिल आ गया। उसने तिगड़म लगाई, बीमार का वेश धरकर मदद ली और फिर घोड़ा लेकर भागने लगा। तब बाबा भारती ने खड़क सिंह से एक अपील की। बोले, लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वे दीन दुखियों पर विश्वास नहीं करेंगे। मददगार लोगों के नाम पर पैसे ठगने की बात दुनिया के सामने आ गई है। क्या लोग अब भी ज़रूरतमंदों पर भरोसा कर पाएंगे? आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। आज का दुनियादारी का स्पेशल सेगमेंट यहीं पर ख़त्म होता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया। मिटाने खबरों का गैप रोज रात 8 बजे आएगा लल्लन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें लल्लन टॉप ऐप।